नॉर्मल न्यूबॉर्न। नॉर्मल न्यूबॉर्न किसे कहते हैं? जो बच्चा 1 महीने का हो उसको न्यूबॉर्न कहते हैं। ठीक है, ऐसा आसान लैंग्वेज में देखा जाए तो न्यूबॉर्न पीरियड होता क्या है? 0 बर्थ से लेकर 28 साल तक की एज को न्यूबॉर्न पीरियड कहते हैं। अब इसको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली और लेट में। तो अर्ली वाले बर्थ से 1 हफ्ते के बच्चे को अर्ली न्यूबॉर्न पीरियड में कहा जाता है, और 8 से 28 साल वाले को क्या कहते हैं, लेट न्यूबॉर्न पीरियड में कहा जाता है। तो न्यूबॉर्न पीरियड की बात हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं बर्थ वेट की। बर्थ वेट जो होता है, नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 किलो से 3 किलो। ठीक है, और तो इस हिसाब से लो बर्थ वेट 2.5 किलो से कम वाले लो बर्थ वेट हुए। वेरी लो बर्थ 1.5 किलो से कम वाले एक्सट्रीमली लो बर्थ 1 किलो से कम वाले, और मैक्रोसोमिया यानी बिग बेबी 4 किलो से ज़्यादा वाले हुए। तो बर्थ वेट क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही इनकी एज काउंट की जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वीक्स में लाइक 24 वीक, 28 वीक, 32 वीक, 36 वीक, 30 इतनी एज के जो बेबी होते हैं उनके बर्थ वेट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसमें क्या क्लासिफाई किया गया है कि इस हिसाब से देखा जाए तो 10th परसेंटाइल से नीचे वाले स्मॉल जेस्टेशनल एज के होंगे। 98 परसेंटाइल से ऊपर वाले लार्ज जेस्टेशनल एज के होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्स एक्सिस में पहली बात तो वीक्स आ गए, मतलब एज हो गई बच्चों की, और वाई एक्सिस में वेट हो गया बच्चों की। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि प्री टर्म डिलीवरी हुई, नहीं टर्म डिलीवरी मानते हैं, 38 से 42 की एज वाले क्या कहते हैं, टर्म डिलीवरी माने जाते हैं। ठीक है, टर्म डिलीवरी हुई है तो इसमें बच्चे का बर्थ वेट मान लीजिए 500 ग्राम है। 500 ग्राम है तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस हिसाब से हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जो 98 से 7/10 के बीच में होंगे वो एवरेज होंगे, लाइक इतना होना ही चाहिए नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मतलब कि अगर 40 इतने में हो रहा है तो 2.5 से 3 किलो का होना ही चाहिए, लेकिन उससे कम है तो छोटा है, बर्थ वेट उसका कम है तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। उसका बर्थ वेट बहुत कम है तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से वेट उसका नहीं है। ठीक है, अब यही हो गया कि इसी टर्म में अगर बेबी का वेट 4 किलो है या फिर 4.5 kgs है तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, इस एज के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा है। तो हमने परसेंटाइल फिक्स कर दिया है कि लाइक पूरा डाटा कलेक्ट किया गया था, काउंटिंग हुई है, उस हिसाब से हमने फिक्स कर दिया कि ये कर्व जो आ रहा है, ये कर्व 98 परसेंटाइल के लिए है, ये कर्व 10th परसेंटाइल के लिए है। मतलब इससे 10th परसेंटाइल मतलब होता क्या है कि ये बच्चा 10th, इस बच्चे का मान लीजिए 10th, मतलब कोई बच्चा है, उसने बर्थ लिया, प्री टर्म डिलीवरी हुई इसकी, है ना, आधा किलो का है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इस ग्राफ पे इसका वेट प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो वो 10th परसेंटाइल में आया। 10th परसेंटाइल का मतलब हुआ कि इससे 9 बच्चे बहुत इससे स्मॉल हैं, मतलब इससे कम वाले एज बर्थ वेट के 9 बच्चे हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा वाले 90 बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसका 1.5 किलो था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस ग्राफ पे उसका वेट आया है। इसका मतलब कि 98th परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि
इस बच्चे का 98th परसेंटाइल है, मतलब इससे 10 बच्चे ज़्यादा वेट वाले हैं और इससे 89 बच्चे कम वेट वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये एक वो फिक्स कर रहा है, इसकी रैंक फिक्स कर रहा है बच्चे की कि इतने पे ये कितने बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने बच्चे उससे ओवर वेट है, कितने लोअर वेट है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके जेस्टेशनल एज की, मतलब बर्थ वेट क्लासिफिकेशन में। अब इसके बाद है कि हमने ये देखा कि लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज 90 से 10th के परसेंटाइल वाले हैं। तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज को अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें टाइप्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स में क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेरिएंट, एबनॉर्मल वेरिएंट। नॉर्मल वेरिएंट में कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका जीन में ही रहता है, मम्मी पापा पतले हैं तो वो भी पतले हुए, कम वेट वाले हुए, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली लिया। ठीक है, एबनॉर्मल वेरिएंट में क्या हुआ कि उनमें कुछ म्यूटेशन हुए हैं, चाहे उनमें वेरिएशंस आए डीएनए में, जिस वजह से उनमें कोई डिजीज़ है बचपन से, इस वजह से। तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर बच्चा पतला है तो उसको एबनॉर्मल वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, अब इस वाले को हम इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मालनरिश्ड वाले को कॉन्स्टिट्यूशनल से, बाई इसके स्किन से, लूज स्किन होगा, एबनॉर्मल वाले का बहुत लूज स्किन होगा और थिक अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। ठीक है, लूज स्किन फोल्ड्स और ठीक है। अब कॉजेज़ क्या है, स्मॉल जेस्टेशनल एज के मैटरनल कॉज है, फीटल कॉज है। मैटरनल कॉज मतलब कि मदर ने अपना ध्यान नहीं दिया, लाइक क्रॉनिक अनीमिक रही है वो, हाइपरटेंशन वाली रही है वो, है ना, तो माल नरिशमेंट उसका ही रहा है, इस वजह से बच्चे में कमी आ गई तो वो पतला हो गया। तो इसमें आते हैं यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, मतलब प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं, इस वजह से हुआ। तो इसमें हम ये कब आता है, सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में ये स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी वेट गेन है वो सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी अभी बन ही रहा है। ठीक है, तो बॉडी वेट वाले टाइम पे ऐसा हो रहा है। अब फीटल कॉज में क्या होता है कि एनामली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। तो ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो बेबी जाइगोट बनते टाइम या फिर कहा जाए कि डीएनए उसका बनते टाइम ही ये पता चल जाता है। ठीक है, तो उस टाइम तो पहले ही ट्राइमेस्टर में ये पता चल जाएगा, है ना, पहले ही ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैटरनल कॉज में क्या होता है, ब्रेन स्पेयरिंग, मतलब इसमें अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है, लाइक अगर न्यूट्रिएंट्स कम दिए जा रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेन को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, अदर ऑर्गन्स को कम। तो इसीलिए हेड और बॉडी पार्ट्स की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है और रेस्ट बॉडी पार्ट छोटा होता है। तो इसमें इसीलिए इसको कहेंगे ब्रेन, हेड बड़ा है बॉडी पार्ट छोटे हैं, तो एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग से ही सब कुछ सभी में कमी आ रही है, तो नो ब्रेन एस्पायरिंग, हेड टू फुट पूरा ही छोटा होगा, है ना, तो इसमें सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल रेस्ट्रिक्शन होगा। तो ये मोर कॉमन होता है, मैटरनल कॉज मोर कॉमन होता है और गुड आउटकम, मतलब इसको बाद में सुधारा जा सकता है जल्दी से अगर ध्यान दिया जाए तो। अब हमने ये देखा, ठीक है, स्मॉल जेस्टेशनल एज में ये सब आया। अब हमने ये देखा कि पॉन्डरल इंडेक्स क्या है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टाइप ऑफ इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल एज। तो पॉन्डरल इंडेक्स होता क्या है, इससे हम पता करते हैं कि बेबी सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल होगा तो जाहिर सी बात है मैटरनल कॉज होगा, और सिमेट्रिकल पे है तो फीटल कॉज होगा। तो वो जानने के लिए पॉन्डरल इंडेक्स
का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, वेट अपॉन लेंथ का क्यूब करते हैं। वेट ग्राम में होना चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए इंटू 100। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ज़्यादा आता है सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल रेस्ट्रिक्शन, फीटल कॉज है, और सिमेट्रिकल जो वाला लेस दैन 2 होगा। अब लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, इसमें मतलब बच्चा बड़ा है या फिर वेट उसका बड़ा है, ठीक है, हाइट बड़ी है चाहे वेट बड़ा है, नॉर्मल से 98 परसेंटाइल से ज़्यादा है। तो इसमें क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब पूरे घर में जीन वही है उनके, मोटा बड़ा बच्चा, तो ऐसे ही होगा। हाइट बड़ी है तो सबकी बड़ी है, तो बच्चों की भी बड़ी आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिलियल वालों। इन्फेंट डायबिटिक मदर, मतलब कि डायबिटिक मदर से बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी लंबा होता है क्योंकि शुगर है। शुगर बच्चों में भी ज़्यादा होगा, शुगर मदर में ज़्यादा है तो फीटस में ज़्यादा जाएगा शुगर ज़्यादा जाएगा तो इंसुलिन बनेगा बहुत ज़्यादा बच्चे में। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब कि बेबी का वेट गेन कराएगा चाहे हाइट गेन कराएगा, ठीक है। अब इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इन्फेंट डायबिटिक मदर है, ये इसमें भी बड़ा होता है। सोटो सिंड्रोम में भी बच्चा बड़ा पैदा होता है, इसमें सेरिब्रल जाइजेंटिज्म कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, और बैकवर्ड विटमैन सिंड्रोम। तो 4 चीज़ें हो गई आपकी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मम्मी पापा मोटे हैं, जीन में है उनके मोटा, तो बच्चा मोटा पैदा हो रहा है या हाइट बड़ी है हो रही है। डायबिटिक मदर है, दूसरा सोटो सिंड्रोम है, और चौथा बैकवर्ड विटमैन सिंड्रोम है, ठीक है। अब मैच्योरिटी ऑफ बेबी, मैच्योरिटी ऑफ बेबी क्या है कि लाइक ये हम बाद में ज़्यादा ध्यान देंगे, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमली प्री टर्म क्या है, 28 हफ्ते से कम वाले। लेट प्री टर्म क्या है, 34 से 36 वीक वाले। और अर्ली टर्म क्या है, 27 से 37 से 38 वीक वाले, ठीक है। एक्सपैंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर फॉर असेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी, कि कितना बच्चा मैच्योर है उसको जानने के लिए। तो एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल अपीयरेंस एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी से। तो 10 हफ्ते से 44 वीक में हम स्कोर करते हैं इनको, मतलब बच्चा किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर देखने में कैसा है, उसके हिसाब से हम उसकी स्कोरिंग करते हैं कि 10 हफ्ते का है कि 44 वीक का है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या है प्री टर्म और टर्म में, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉस्चर, अगर बच्चे का पॉस्चर देखा जाए तो अगर लिम्स में एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड है लिम्स, तो टोन डिक्रीज्ड है, ठीक है, तभी एक्सटेंडेड है। और तो ये प्री टर्म है। और टर्म है मतलब सब कुछ डेवलप्ड है, टोन अच्छा खासा होगा तो फ्लेक्सन देखने को मिलेगा। स्कार्फ साइन क्या है, बच्चे का अगर हाथ फोल्ड किया जाए शोल्डर के साइड, एल्बो के साइड से, तो एल्बो को मिड लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर मिड लाइन में आ रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्कार्फ साइन पॉजिटिव है, मतलब बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल है, उसमें टोनिसिटी नहीं है, टोन नहीं है, इसी वजह से वो मूव कर जा रहा है मिड लाइन के क्रॉस, ठीक है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो टोन डेवलप हो चुका है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव स्कार्फ साइन। ब्रेस्ट बर्ड 5 मिलीमीटर से कम होगा प्री टर्म में और 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा टर्म में। एक्सटर्नल जेनिटलियल्स की बात करें तो प्री टर्म में क्या होगा कि स्क्रॉटम की सबसे पहले बात करते हैं, तो रोगे बहुत कम होगा और स्क्रॉटम एम्प्टी होगा, उसमें टेस्टिस नहीं होगा। हम जानते हैं कि 36 वीक में ही टेस्टिस का डिसेंड होता है स्क्रॉटम में, तो अभी 36 वीक प्री टर्म में है तो 36 वीक आए नहीं है तो एम्प्टी होगा स्क्रॉटम। अब टर्म में क्या होगा कि टेस्टिस आ चुका है तो रोगे प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस पैलपेबल होगा। फीमेल जेनिटलिया की बात करें तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा इक्वली विजिबल होगा प्री टर्म में,
लेकिन टर्म में क्या होगा, लेबिया मैजोरा ही सिर्फ दिखेगा, माइनोरा नहीं दिखेगा, क्योंकि लेबिया मैजोरा कवर कर चुका होगा माइनोरा को। ईयर कॉइल क्या है कि अगर इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है, टर्म में ही होता है कि ईयर्स की इलास्टिसिटी, कार्टिलेज की इलास्टिसिटी डेवलप हो चुकी रहती है, तो रिकॉयल फास्ट होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी कम डेवलप है तो स्लो रिकॉयल होगा, तो प्री टर्म में स्लो रिकॉयल है और टर्म में फास्ट रिकॉयल है। लान्यूगो एक टाइप का हेयर होता है जो कि प्री टर्म में बहुत ज़्यादा होता है और टर्म में बहुत कम होता है। तो ये सब हो गया, तो प्री टर्म और टर्म की बात हुई। अब पोस्ट टर्म बेबी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। फिंगर नेल्स ओवर ग्रोथ होंगे, ठीक है, मैकोनियम स्टेनिंग मिलेगी नेल्स पे और बॉडीज़ पे भी, और रिंकलिंग ऑफ स्किन होगा। स्किन की रिंकलिंग इसलिए होगी क्योंकि जैसे ही बेबी ओवर ग्रोथ हो गई है बेबी की, तो एमनियोटिक फ्लूइड उनके लिए कम हो गया, तो ड्राइनेस, रिंकलिंग ये सब देखने के लिए मिल जाती हैं। ऑलिगो हाइलुरोनिडेज होगा इसी वजह से, ठीक है। तो इतना हमने आज पढ़ा।